हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम लोग एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो माइनर पेपर आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका फर्स्ट यूनिट कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में क्या है कि आपको यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा किसको कहते हैं, इसका क्या महत्व है, आपदा के आने के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, ठीक ना। फिर आपदा की क्या हानियां हैं, आपदा के कितने प्रकार हैं, कंप्लीटली जितना आपको बताए ये टॉपिक यूनिट 1 में आता है। ठीक है, इसी को आज की क्लास में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ आपको शुरू में ही दिख रहा होगा आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा प्रबंधन जिसे हम लोग कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक ना, क्या बोलते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं आपदा प्रबंधन। इसमें लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो फर्स्ट में पढ़ना है परिभाषा के बारे में कि आखिर आपदा किसको बोलते हैं। ठीक है, अगला है कारक कि आपदा, कोई भी आपदा है जो आता है तो उसके पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। फिर आगे महत्व कि आपदा का क्या क्या महत्व है। ठीक है, फिर आगे इसके प्रकार कि आपदा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। फिर लास्ट में है प्रभाव। ठीक ना, कि आखिर आपदा का क्या क्या प्रभाव हमारे जनमानस के ऊपर में या फिर पर्यावरण के ऊपर में या प्रकृति के ऊपर में क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को समझते हैं कि आपदा किसे कहते हैं। देखिए, आपदा से तात्पर्य एक त्रासदी होता है। ठीक ना, क्या होता है? त्रासदी। अभी हाल ही खबरों में चल रहा है, 3-4 दिन पहले की बात है कि म्यांमार और थाईलैंड में बहुत ही तीव्रता का भूकंप यानी 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके कारण वहां पे काफी लोगों की मृत्यु हो गई है और वहां पे काफी जनमानस की मृत्यु हो गई। उसके बाद वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा है। बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं वो गिर गए हैं। आज वीडियो में अक्सर देख रहे होंगे, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एक बहुत बड़ी ऊंची इमारत है और इसके ऊपर में एक स्विमिंग पूल बना हुआ था। जब भूकंप आती है तो क्या होता है, इस बिल्डिंग में जब कंपन होता है तो स्विमिंग पूल का जो पानी है वो नीचे गिरते हुए इस वीडियो में दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये वीडियो अभी कब मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो वहां से हम लोग को पता चला कि उस बिल्डिंग के ऊपर में क्या बना था? स्विमिंग पूल। तो जब भूकंप आया तो उसका राज खुला। ठीक ना, तो अभी हमारे भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है, जो कि वहां पे जाकर हमारे जो भारत के एनडीआरएफ के टीम हो गया, एसडीआरएफ हो गया, फिर अदर जितने भी टीम है वो जाके म्यांमार के जो लोगों को जो है वो सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक ना, और थाईलैंड के बैंकॉक जो था इस भूकंप का मेन केंद्र था थाईलैंड का बैंकॉक। ठीक ना, ईपी सेंटर वहीं पे था। ठीक है, तो आपदा से हम लोग क्या समझे कि आपदा एक त्रासदी है। क्या है? त्रासदी, जो हमारे बीच में हमारे मन के अंदर में एक हलचल पैदा करता है। जैसे भूकंप आया तो हम लोग सोचते हैं कि अब क्या होने वाला है। ठीक ना, तो आपदा से तात्पर्य क्या है? त्रासदी है। ठीक है, आप सभी इसका परिभाषा लिखते जाइए, हम अभी बोल के दिखाते हैं। देखिएगा, UNERR होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र न्यूनीकरण गंभीर रूप से प्रभावित करती है। यानी कोई भी समुदाय है जो उसके जो काम उसको क्या करती है? प्रभावित करती है। यह समुदाय वहनीय क्षमता को वहनीय क्षमता को क्षमता से परे मानवीय भौतिक
पर्यावरण की भी क्षति होती है। परिणामों को करने के पर्याप्त क्षमता का संयोजन है। इसलिए आपदा से होने वाली क्षति को सामान्यतः भौतिक इकाइयों ब्रैकेट में लिख लेना है। उदाहरण के लिए आवास के लिए वर्ग किलोमीटर, आवास के लिए वर्ग किलोमीटर, सड़कों के लिए किलोमीटर आदि। इतना लिखने के बाद ब्रैकेट बंद कर देना है। ठीक है, आगे लिखना है उसी में मापा जाता है, मापा जाता है यह प्रभावित क्षेत्र में भौतिक संपत्तियों के संपूर्ण या आंशिक विनाश से हुई हानि को निरूपित करती है। यानी जब जैसे कि अभी हम म्यांमार की बात करें, जैसे म्यांमार में जब भूकंप आया तो इसके एपी सेंटर से कितना किलोमीटर तक क्षति पहुंचा, ठीक ना, इसी को हम लोग किसमें नापते हैं, वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो ये थी भूकंप का सिंपल जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक ना, इतना आपको लिखना है एग्जाम में। यदि पूछा जाता है कि सॉरी आपदा क्या है, तो आपदा के बारे में आपको इतना चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं कि आपदा के कारक, आखिर जब कोई आपदा आता है तो इसके पीछे क्या क्या कारक हो सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए, जैसे कि अभी नेपाल में भूकंप आया था, सॉरी थाईलैंड और आपका म्यांमार में, तो थाईलैंड और जो म्यांमार में भूकंप आया था, इसका कारण क्या था, प्राकृतिक कारण। यानी हम बोल सकते हैं कारक कौन से थे, प्राकृतिक कारक थे। जैसे कि यूक्रेन और आपका रसिया का युद्ध चल रहा होता है, तो वहां पे मानव जिम्मेदार है, ठीक ना, यानी वो देश के नागरिक, उस देश के प्रशासन जिम्मेदार है। या फिर हम लोग के आसपास में कभी क्या होता है, कोई बहुत बड़ा दंगा हो जाता है, ठीक ना, तो दंगा के पीछे किसका हाथ होता है, आदमी का हाथ होता है। आप सभी भोपाल गैस त्रासदी की घटना के बारे में सुने होंगे, ठीक ना। बताते हैं आपको कि 2-3 दिसंबर यानी 2 दिसंबर की मध्य रात्रि थी, करीब 1-1:30 बजे में 2 बजे का आसपास का टाइम था। वो सन था 1984, जब भोपाल में, भोपाल आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री थी, जो कीटनाशक का फैक्ट्री था, वो कीटनाशक दवाओं को बनाती थी, ठीक ना। अचानक क्या हो जाता है कि उस फैक्ट्री के अंतर्गत केमिकल का जो मतलब पाइप होता है जिससे केमिकल फ्लो करते थे, तो उसका वो फट जाते हैं, ठीक ना, जिसके कारण वहां से MIC, इसके बारे में हम लोग अगले यूनिट में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको हम बता देते हैं MIC का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो था वो वहां से रिसाव हुआ उसका, और वहां के जो क्षेत्र थे अगल बगल में सभी जगह पे फैल गए। काफी संख्या में, करीब 50,000 से अधिक, ये तो कम आंकड़ा है क्योंकि उससे अधिक ही आदमी का मृत्यु हुआ था। और आज भी वहां पे जितने भी आदमी जन्म लेते हैं, जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं, वो अपंग पैदा होते हैं। अभी भी उसका प्रमाण आपको वहां पे दिखाई पड़ेगा। वहां के जो वाटर हैं उसमें अभी रेडिएशन फैला हुआ है, ठीक ना। अभी वहां के आदमी अंधे पैदा होते हैं, बच्चे जो जन्म लेते हैं ना, या तो अंधे या फिर लंगड़े लूले पैदा होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, रेडिएशन का प्रभाव है। तो इसमें यदि हम बात करें, इस औद्योगिक जो घटना हुआ था, इसमें किसका हाथ था, मानव का ही था। यानी मानव ने फैक्ट्री स्टेब्लिश किया था, इसलिए आपदा मतलब वहां पे घटित हुआ। तो कोई भी आपदा जो घटित होता है, यदि हम गौर करते हैं तो हमको 2 ही कारक दिखाई पड़ते हैं, या तो प्राकृतिक या फिर मानवीय। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कारक, क्या है, कारक। तो आपदा के पीछे कौन कौन से कारक होते हैं, तो या तो प्राकृतिक या फिर मानवीय कारक, या फिर प्राकृतिक या फिर मानवीय कारक, या फिर कोई अन्य कारक भी हो सकते हैं। अन्य कारक में जैसे आपका जलवायु परिवर्तन हो गया, और आपका असुरक्षित निर्माण हो गया, जैसे कि
जैसे कि अभी हम बात की आप लोगों को कि इसके बारे में म्यांमार और थाईलैंड के बारे में, जैसे कि वहां की सरकार को पता है कि ये जो एरिया है ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे कभी भी भूकंप आ सकता है, तो वहां पे उतना ऊंची बिल्डिंग सरकार को नहीं बनाने का आदेश देना चाहिए, क्योंकि यदि उतने बड़े बिल्डिंग जब गिर जाते तो कितना वहां पे जनमानस की हानि हो सकता है। सोचिए कि एक बिल्डिंग है जो कि 20-30 मंजिला बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग में जब हलचल होता है तो स्विमिंग पूल का पानी वहां से नीचे गिरता है, ठीक ना। यदि उस बिल्डिंग वहां से ध्वस्त हो जाता तो कितना आदमी जो उस बिल्डिंग के अंतर्गत होता उसका क्या स्थिति होता, ठीक ना। तो ये कहीं ना कहीं ये असुरक्षित निर्माण ही है, इसको हम असुरक्षित निर्माण ही मानेंगे। अगला है अव्यवस्था, कहीं कहीं जब व्यवस्था अच्छे तरीके से नहीं चल पाता है तो वहां भी आपदा हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये अन्य कारक हो गया। लेकिन यदि मेजर कारक की बात करें, हम मेजर फैक्टर की बात करें, तो आपदा के दो ही मेजर फैक्टर होते हैं, पहला प्राकृतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक, ठीक है। तो प्राकृतिक कारक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो प्राकृतिक कारक में पढ़ना है कि बाढ़, यहाँ आपको लिखना है, जैसे एग्जाम में आता है कि आपदा के कौन कौन से कारक हैं, सिंपल सा आपको लिखना है कि आपदा का पहले इंट्रोडक्शन लिख देना है कि आपदा क्या होता है, फिर लिखना है कि आपदा के निम्नलिखित कारण होते हैं, ठीक ना। पहला में लिखना है प्राकृतिक कारक, और दूसरा में लिखना है मानवजन्य कारक, और तीसरा में लिखना है अन्य कारक, ठीक है। पहला कारक में लिखना है बाढ़, प्राकृतिक कारक के नीचे लिखना है बाढ़, यानी बाढ़ आने के पीछे किसका हाथ होता है, प्रकृति का होता है, जब अत्यधिक वर्षा होती है तो बाढ़ आता है, ठीक ना। अगला है सुनामी, क्या है सुनामी, आप सभी देखे होंगे कि सुनामी कब आता है, जब समुद्र में बहुत ज्यादा हलचल होता है, तो समुद्र का जो पानी है वो कई मीटर तक उछाल मारते हुए समुद्र तटीय जो इलाका होता है वहां पे प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण तटीय क्षेत्रों में काफी जनमानस की हानि होती है, और जो वहां के आवास होते हैं यानी जो आदमी बसे होते हैं वो वहां से बेघर हो जाते हैं। कई कई कभी कभी मछुआरों का जो नाव होता है वो पानी में डूब जाता है, जिसके कारण कि बहुत ही अर्थव्यवस्था की हानि होती है। तो ये क्या होता है, तो सुनामी होता है, ठीक ना। अगला है ताप लहर, अभी देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हीट वेव, क्या कहते हैं, हीट वेव। आप सभी लू का नाम सुने होंगे, तो लू जो है उसी को हम लोग कहते हैं ताप लहर, इसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। यदि हम झारखंड बिहार की बात करें या उत्तरी भारत की बात करें तो यहाँ पे लू के नाम से ये फेमस है, जिसे हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं हीट वेव। हीट वेव क्या है, हीट वेव अभी आपको गर्मी का सीजन चल रहा है, अभी आप घर से जब निकलते होंगे तो पश्चिम की तरफ से आपको जब हवा आपके मुंह में या फिर शरीर में टकराता होगा तो आपको जलन सा एहसास होता होगा, या फिर एकदम आपका चेहरा सूख जाता होगा। तो यही जो अभी हवा वर्तमान समय में चल रही है इसी को हम लोग लू बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जो लू चलती है इसके पीछे किसका हाथ है, प्राकृतिक यानी प्रकृति का हाथ होता है। अगला है ज्वालामुखी विस्फोट, जब किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो वहां भी हम लोग को एक आपदा देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक कारक से निर्मित आपदा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि प्राकृतिक आपदा के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं मानवजन्य कारक कारक को, ठीक है। मानवजन्य कारक की बात करें तो पहला आता है औद्योगिक आपदा। तो औद्योगिक आपदा किसको बोलते हैं, कि किसी उद्योग धंधे में जब कोई आपदा घटित होता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग औद्योगिक आपदा, यानी मानवीय भूल के कारण हो सकता है कि मानव से कोई गलती हो जाए। अभी कल के ही खबर में आप सभी देखे होंगे कि राजस्थान का एक फैक्ट्री था जहां पे कि नाइट्रोजन गैस का लीकेज होता है, जिसके कारण कि 2 आदमी की मौत हो जाती है और करीब 40 या 60 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है कि उनका सांस फूल जाता है, ठीक ना। ये कहीं ना कहीं हम लोग को ये औद्योगिक आपदा ही तो है, यानी उद्योग धंधे में जैसे नाइट्रोजन का पाइप यदि लीकेज नहीं करता तो वहां पे आपदा घटित नहीं होती। ये कौन सी आपदा हो गई, औद्योगिक। यानी जो आपदा आपको उद्योग धंधे में देखने को मिलेगा, जैसे अभी हम आपको प्रीवियस में बताए कि जो आपका भोपाल में जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो रिसाव हुआ था यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में, वो तो भी औद्योगिक आपदा ही था, ठीक है। अगला पर्यावरणीय प्रदूषण, हम सभी मानव अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नए नए आविष्कार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, जिससे क्या हो रही है कि पर्यावरण की क्षति हो रही है। हम लोग अपने सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए नए नए आविष्कार कर रहे हैं, जैसे कि पहले हम लोग नेचुरल हवा का उपयोग करते थे, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, घर में हम लोग पंखा उंखा लगाए, धीरे धीरे एसी कूलर फ्रिज बढ़ते जा रहा है, ठीक ना। ये कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसें निकलती है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो कि वायुमंडल में वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग में बहुत योगदान अपना देता है। तो ये जो
पर्यावरण प्रदूषण है उसको किसने जनरेट किया? हम मानव ने जनरेट किया ना, ये क्या हो गया? मानवजन्य कारक। अगला है आतंकवाद। आप सभी अक्सर सुनते होंगे कि दो देश के जो आतंकवाद है वो भिड़ जाते हैं। कभी कभी इंडिया इंडिया के जो सीमा है उसमें क्या कहते हैं, पाकिस्तान के आतंकवाद घुस जाते हैं, जिसके कारण कि दोनों में मुठभेड़ हो जाता है और वहां आपको एक आपदा देखने को मिलता है। ये क्या हो गया? ये हो गया मानवजन्य कारक। युद्ध, आपको हम बताए कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो वो कहा वहां पे क्या है? मानव जिम्मेदार है। तो आई होप तो प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपदा के पीछे दोनों का क्या हाथ होता है। ठीक है, अगला है अन्य कारक, जिसमें जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन क्या होता है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो है ग्रीन हाउस गैस अधिक मात्रा में मानव के द्वारा मानवीय क्रियाकलाप के कारण जनरेट हो रहा है, जिसके कारण पृथ्वी का सामान्य, यदि हम बात करें पृथ्वी की औसतन तापमान, तो पृथ्वी का जो औसत तापमान सतह का होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कुछ वर्षों में देखा गया है कि जो पृथ्वी का जो सतह है इसका तापमान 15.5 या कहीं कहीं 16 भी देखने को मिल रहा है। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है ना, तो पृथ्वी का तापमान जितना अधिक बढ़ेगा उतनी मात्रा में पृथ्वी क्या करेगा कि अपनी जो सूर्य से इन्होंने ऊर्जा को अवशोषित किया उसका निष्कासन करेगा, जिसके कारण वायुमंडल में क्या होगी? गर्मी बढ़ेगी। तो वो क्या हो गया? जलवायु परिवर्तन उससे होगा ना। यानी जो जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, जैसे कि जब यहाँ पे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती है तो गर्मी गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी जब बढ़ती है तो जो भी ध्रुवों पर बने बर्फ है, ध्रुवों पर जो बर्फ है, बर्फ के चादर है, वो पिघल जाते हैं। और जब पिघलते हैं वो तो क्या होते हैं कि वहां के जो जलाशय होते हैं उनके जल स्रोतों में वृद्धि होती है। ठीक है, एक दिन ऐसा देखने को मिलेगा कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। यानी इतना तापमान पृथ्वी पर बढ़ जाएगा कि मतलब जो महासागर के या सागर के जो जलस्तर है वो ऊपर उठ जाएंगे। क्यों ऊपर उठेंगे? कि ध्रुवों पर जो बर्फ है वो पिघलेंगे, वो नदियों के माध्यम से होते हुए समुद्र में जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि समुद्र का जो जल है जलस्तर ऊपर होगा और पृथ्वी पूरी जलमग्न हो जाएगी। तो वो क्या हो गया? जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अगला हम लोग इसके बारे में अच्छे से यूनिट में चर्चा करेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से फैक्टर हैं, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक ना, तो बहुत सारे इसमें फैक्ट आएंगे। अगला है असुरक्षित निर्माण, जिसे आपको बताए पहले भी कि कहीं भी किसी क्षेत्र है जैसे कि बाढ़ बाढ़ वाला क्षेत्र है, ठीक है, बाढ़ वाला क्षेत्र है या फिर बोल सकते हैं जो भूकंप वाला क्षेत्र है, तो वहां पे हम लोग को निर्माण प्लानिंग के अनुसार करना चाहिए कि यहाँ पे कितने बिल्डिंग, कितने मतलब फ्लोर का बिल्डिंग बनाया जाए, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस प्रकार हो। यदि आप गौर करेंगे कि जितने भी हिमालयन एरिया है या फिर जितने भी पर्वतीय प्रदेश होते हैं वहां के जो छत होते हैं वो ऐसे ढालू नुमा होते हैं। ठीक ना, क्यों ढालू नुमा होते हैं? क्वेश्चन तो बनता है ना, यहाँ तो हम लोग ऐसे इस तरह का छत क्यों नहीं बना सकते हैं? रीजन है कि जो बर्फीला क्षेत्र होता है तो वहां प्रतिदिन स्नोफॉल होता है, यानी वहां पे बर्फबारी होती है। तो बताइए यदि इस तरह का छत रहेगा किसी बिल्डिंग का, यहाँ पे बर्फबारी होगी, एक समय आएगा इस बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ा बर्फ का चादर जम जाएगा। अचानक क्या होगा? जब इस पर दबाव बढ़ेगा तो छत क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। और टूटेगा तो ये जो इस घर में आदमी रह रहा है उसका स्थिति क्या होगा? वो भी दब जाएंगे। ठीक ना, इसीलिए जितने भी मतलब ये क्या कहते हैं हिमालयन एरिया होता है या फिर बोल सकते हैं जितने भी ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय नहीं बोलेंगे उसको, जितने भी मतलब वैसे प्रदेश जो ठंडे प्रदेश में होते हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है वहां का जो छत होता है ऐसे ढालू नुमा होता है। क्यों? कि जैसे इस पर स्नोफॉल होगा, यानी जैसे इस पर बर्फबारी होगी तो बर्फ क्या होगा? फिसल के नीचे गिर जाएगा, इधर से होगा तो फिसल के नीचे गिर जाएगा। तो ये जो मेरा बिल्डिंग है वो पूरा एकदम अच्छे तरीके से खड़ा रहेगा, अच्छे तरीके से सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का निर्माण कहाँ पे किया जाता है? तो वो क्या कहते हैं उधर जो हमारा ठंडे प्रदेश है वहां पे किया जाता है। यदि सरकार, आप सिर्फ भूकंप रोधी मकान के बारे में जानते होंगे कि जैसे कोई बिल्डिंग है जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र होता है, या फिर अक्सर आप अपने कॉलेज की या स्कूल की बात करें तो वहां देखे होंगे कि जो बिल्डिंग है ये प्रॉपर आपको ऐसे नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा होगा इसमें पार्ट जो कि आगे निकला हुआ होगा, कुछ ऐसे पार्ट जो होगा पीछे निकला होगा, आपकी बिल्डिंग के पीछे में कुछ अलग से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे। तो ये ना कहीं ये भूकंप रोधी बिल्डिंग ही है, ये भूकंप के दृष्टिकोण को देखते हुए ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो ये असुरक्षित निर्माण में ही आता है कि हम लोग को असुरक्षित निर्माण नहीं करना चाहिए, सुरक्षित निर्माण करना चाहिए। ठीक है,
आई होप यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप लोग कि आपदा प्रबंधन में कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, कि आपदा के पीछे आने के कौन कौन से कारक होते हैं। आप सभी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरू से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला आता है आपदा का महत्व। क्या आता है? अगला का कारक हम लोग समझ गए, अब समझेंगे आपदा का महत्व। आखिर आपदा का क्या क्या महत्व होता है। ठीक है, आपदा के कौन कौन से महत्व होते हैं। आपको एनडीआरएफ, एसडीआरएफ क्या होता है, एनएसडीएम की जितना भी इसमें मतलब संस्था है सबके बारे में पढ़ाएंगे अगले यूनिट में। ठीक ना, चिंता नहीं करना है कि एनडीआरएफ क्या होता है। ठीक ना, सिर्फ आपको भी नॉलेज रखना है, इसके बारे में डिटेल से आपको समझाया जाएगा। ये कारक आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग महत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए आपदा के महत्व। आपदा के महत्व आपको इसमें लिखते जाना है पॉइंट वाइज, 1 2 3 करके ऐसे करते हुए। ठीक ना, आपदा के महत्व। आखिर आपदा जब आता है उसके क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, जरा सोचिए। कि जान माल की क्षति होती है। ठीक ना, तो यही सब चीज आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो पहला में लिखिए, पहला में लिखिए जान माल का नुकसान। जान माल का नुकसान क्या लिखना है? जान माल का नुकसान। दूसरे में लिखिए आर्थिक नुकसान, आर्थिक क्षति। तीसरा सामाजिक क्षति। चौथा पर्यावरणीय क्षति, पर्यावरणीय क्षति। पांचवा प्रशासनिक क्षति। छठा मानसिक क्षति। आप इसे पॉइंट वाइज देखिए बढ़ा के लिख सकते हैं, या इसी को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपदा के क्या महत्व है, तो आपको यही पॉइंट लिख के उसको वर्णन करना है कि हाँ जब ये आपदा आती है तो इस प्रकार की उनको क्षति देखने को मिलता है, इससे होता है। ठीक है, आई होप तो इसके महत्व के बारे में आप सभी समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं प्रकार या आपदा का वर्गीकरण। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। एक बार आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, तब फिर हम समझ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपदा के महत्व, आपदा का वर्गीकरण, यानी इसी को प्रकार भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रकार। इसी को हम लोग प्रकार भी कहते हैं कि आपदा के कौन कौन से प्रकार हैं। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप सभी। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है प्राकृतिक कारक। कौन से कारक है? प्राकृतिक, सॉरी, पहला जो आपदा है आपका कौन सा आपदा है? प्राकृतिक आपदा। जैसे कि अभी हम लोग कारक के बारे में पढ़े कि 2 ही कारक थे, प्राकृतिक कारक और मानवजन्य कारक। ठीक उसी प्रकार आपदा भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा मानवीय, मानव द्वारा जनित या मानव द्वारा निर्मित आपदाएं। ठीक है, कोई भी आपदा आता है 2 ही प्रकार उसके हैं, या तो मानव नहीं तो प्रकृति। तो प्रकृति में पहला आता है कि भूवैज्ञानिक आपदाएं। कौन सी आपदाएं? भूवैज्ञानिक आपदाएं। ठीक है, कौन सी आता है? भूवैज्ञानिक आपदाएं। तो भूवैज्ञानिक आपदाएं किसको बोलते हैं? कि वैसी आपदाएं जिसका निर्माण कहीं ना कहीं कहां से होता है? पृथ्वी तल से होता है। कहां से होता है? पृथ्वी तल से। जैसे कि भूकंप, जैसे कि भूकंप, उसका ओरिजिन कहां से होता है? पृथ्वी तल से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से। अगला आता है ज्वालामुखी विस्फोट। जैसे कहीं ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो भी कहां से? उसका संबंध कहां से? पृथ्वी से। अगला है भूस्खलन, इसको हम लोग कहते हैं लैंड स्लाइडिंग। अक्सर आप सभी देखते होंगे कि खबरों में, जैसे कि जब बारिश का मौसम रहता है तो जो पर्वतीय इलाके होते हैं वहां पे जब बारिश होती है तो जो चट्टाने होती है या फिर जो मिट्टी के होते हैं वो क्या होते हैं? खिसक जाते हैं और लुढ़कते हुए पर्वतीय पदीय जो क्षेत्र होते हैं
जो घाटी क्षेत्र होते हैं वहां पे आ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं। ठीक है, अगला है सुनामी। तो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सुनामी, ये क्या हो गया, भूवैज्ञानिक आपदाएं। अगला आता है कि मौसम संबंधी आपदाएं, यानी मौसम के अनुसार जो आपदाएं घटित होती है तो उसको बोलते हैं मौसम आपदाएं। जैसे कि बाढ़, क्या है, बाढ़, सुखाड़, बाढ़, सुखाड़, ठीक ना, चक्रवात, तूफान। तो कहीं ना कहीं मौसम में जब परिवर्तन होता है हम लोग को, या मौसमी जब घटनाएं होती है तो हम लोग को ये सब आपदा देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है जैविक, जैविक कारण यानी जैविक आपदाएं, प्राकृतिक लिख देना है आपदाएं। ठीक है, जैविक आपदाएं में क्या है, जैसे महामारी। आप सभी कोविड के बारे में जानते होंगे, परिचित भी हम सभी, ठीक ना, कि कोविड जब आया तो सारी चीजें ठप हो गई, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें या फिर जिस सेक्टर की बात करें, सारी की चीजें ठप हो गई। तो वो क्या थी, एक महामारी थी ना। ठीक है, अगला है कीटों का आक्रमण, कीटों का आक्रमण। जैसे कि आप घर से टहलते हुए फील्ड की ओर जा रहे हैं और अचानक मधुमक्खी आपके ऊपर अटैक कर दे, आपको काट दे, या फिर आप लोग 8-10 को ग्रुप में जा रहे हैं घूमने के लिए और अचानक मधुमक्खी का ग्रुप आता है और आपको काटते हुए भाग जाती है, तो बताओ आपको जो काटेगा, आपसे जब प्रभावित होंगे, आपके जो ग्रुप प्रभावित होंगे, तो वो क्या हो गया, कीट के कारण प्रभावित हो गए, यानी मधुमक्खी क्या है, कीट ही है ना, तो वो क्या हो गया, कीटों का आक्रमण, यानी वो भी हो गया जैविक आपदा। अगला है पशुधन बीमारी। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बीमारी फैल जाते हैं जिसके कारण पशुओं की काफी मात्रा में मौत हो जाती है, तो वो क्या हो गया आपका, पशुधन महामारी। आई होप आप सभी प्राकृतिक आपदा के बारे में समझ गए होंगे, प्राकृतिक आपदा हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, अभी प्राकृतिक आपदा का वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं मानव जनित आपदाएं, कि आखिर मानव के द्वारा कौन कौन से आपदाओं का निर्माण किया जाता है, मानव के कारण कौन कौन से आपदाएं घटित होती है। तो पहला है औद्योगिक आपदाएं। ठीक है सर, नीचे की सर कैमरा इसीलिए। तो पहला है औद्योगिक आपदाएं, कि जो भी आपदाएं उद्योग धंधों में घटित होगी, मानवीय कारणों के कारण, मानवीय भूल के कारण हो सकता है, ठीक ना, तो उसको बोलते हैं औद्योगिक आपदाएं। इसमें आता है रासायनिक दुर्घटना, कि जब कोई केमिकल लीकेज करते हैं या फिर जब कोई ऐसे तत्व वहां से लीकेज कर जाते हैं जिसके कारण कि हानिकारक गैसों का रिसाव होता है, रेडिएशन का रिसाव होता है, तो उसको बोलते हैं रासायनिक दुर्घटना। अगला है तेल का रिसाव। कोई समुद्र एरिया में या समुद्र के क्षेत्र में जब वहां पे तेल का खनन किया जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो तेल के टैंकर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, समुद्र में डूब जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि समुद्र की जो जल के ऊपरी सतह है वहां पे वो पेट्रोलियम यानी वो तेल तैरने लगते हैं, जिसके कारण जो सागरीय सागरी जो पर्यावरण है, यानी जो महासागरीय पर्यावरण है, जहाँ जीव जंतु मछली वगैरह जितने भी है वो प्रभावित हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो वो क्या हो गया, तेल रिसाव। ठीक ना, अगला है खनन दुर्घटना। आप सभी अक्सर खबरों में पढ़ते होंगे कि कोयला खदान में खदान दबने के कारण 50 लोगों की, 60 लोगों की मौत। तो वो क्या है, मानव जनित कारण ही है। ठीक है, तो हो गया मानव मानव जनित कारण। अगला परमाणु आपदाएं, जहां पे जब मानव के द्वारा कहीं पे पर्यावरण पर्यावरण में या फिर कहीं भी मरुस्थल किसी भी जगह जब परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है, तो क्या होता है, वहां पे रेडिएशन निकलता है, ठीक ना। तो परमाणु कोर का पिघलना, जब कहीं पे परमाणु रिएक्टर जब है और वहां पे जब वो परमाणु रिएक्टर पिघल जाते हैं, तो वो क्या होता है, रेडिएशन का वहां से प्रसार होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका परमाणु आपदाएं। इसी में आता है विकिरण से संबंधित बीमारियां, जब कोई ऐसे तत्व किसी वैज्ञानिक के द्वारा लैब में ले जाके जब परीक्षण किया जाता है और उसका जब रेडिएशन निकलता है, तो क्या होता है कि हो सकता है वो वैज्ञानिक अंधे हो जाए, या फिर जैसे कि आप सभी सुनीता विलियम के बारे में खबरों में पढ़े होंगे, तो कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि अंतरिक्ष में एक ऐसे बैक्टीरिया का मतलब जनरेशन हो गया था, जिसके कारण कि सुनीता विलियम और उसके जो टीम थे वो उससे काफी जूझ रहे थे। तो वो क्या हो गया, किसी ने कहीं ना कहीं हुए विकिरण के कारण वो बैक्टीरिया का निर्माण वहां पे हुआ था। ठीक है, अगला है सामाजिक आपदाएं, कि जो समाज के लोगों के द्वारा जब कोई आपदाएं घटित होती है तो उसको हम लोग कहते हैं सामाजिक आपदाएं। जैसे कि इसमें आता है आतंकवाद, क्या आता है, आतंकवाद, युद्ध, दंगा, ये सब क्या है, सामाजिक आपदाएं। क्या है, सामाजिक आपदाएं। अगला है पर्यावरणीय आपदाएं, कि जब पर्यावरण को हम लोग क्षति पहुंचाते हैं, पर्यावरण का नुकसान करते हैं, तो भी आपदाएं घटित होती है, जिसमें हम लोग देखते हैं प्रदूषण,
कि आज दिन प्रदूषण हम लोग को बहुत ही बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, चाहे शहर की बात करें या फिर ग्रामीण एरिया की बात करें। ठीक है, अगला है जलवायु परिवर्तन। आपको हम पहले भी जलवायु परिवर्तन के बारे में बताएं कैसे सामने होता है। अगला है वनो उन्मूलन, यानी जब वनों की कटाई बृहद पैमाने पर किया जाता है, जब वनों की कटाई बृहद पैमाने पर किया जाता है तो क्या होता है कि हम लोग को आपदा देखने को मिलता है। यानी जैसे कि कोई क्षेत्र है और वहां पे वनों की कटाई करेंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, क्योंकि जहां पे जब वृक्ष होते हैं तो वे अपने जड़ों के द्वारा मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, और जब वहां से वृक्ष को काट लीजिएगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। और जब ढीली हो जाएगी मिट्टी तो जब बारिश होगा तो वहां के जो मिट्टी का क्या होगा, कटाव होगा। अब जैसे मानिए कोई पर्वतीय इलाका है और वहां से जब पेड़ों को काट देते हैं तो मिट्टी ढीली हो जाएगी। जब अत्यधिक मात्रा में बारिश होगा तो वो जो मिट्टी है खिसक करके कहाँ पे आएगा, घाटी में आएगा, जिसके कारण हम लोग को लैंडस्लाइड की स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मानव जो है वो प्राकृतिक आपदा के निर्माण में अपना योगदान देता है। ठीक ना, जैसे कि यदि हम वृक्ष का कटाई नहीं करते तो हो सकता है भूस्खलन नहीं होता। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें। तो आई होप आप सभी इसके बारे में समझ गए होंगे कि आपदा क्या है, इसके क्या प्रभाव है, क्या महत्व है, कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, आज सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। यदि आप यूजी सेमेस्टर, आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि हम कॉन्सेप्ट के साथ अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं तो आप सभी एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहां से अपने कोर्सेज को परचेज कीजिए। चाहे आपका मेजर का कोर्सेज हो या फिर माइनर का हो, एमडीसी का हो या एसीसी का हो, कोई भी कोर्स आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि हम नोट्स ही केवल लें तो आप वहां से नोट्स भी ले सकते हैं, वहां पे सारा चीज अवेलेबल है। थैंक यू, बाय बाय।